हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माय सेल्फ डॉक्टर अमित उपाध्याय, टीम सीएलसी सिक्का। तो कल तक अपन ने क्या पढ़ा था? कल अपन ने पढ़ा था हेनले की लूप की संरचना पढ़ ली हमने, पीसीटी की पढ़ ली, डीसीटी की पढ़ ली, किसमें किसका रीअब्जॉर्प्शन होता है, किसमें किसका सीक्रेशन होता है, और सीक्रेशन जो होता है वो हमेशा एक्टिव प्रोसेस होता है। ये सारी बातें अपन ने कर ली थी। आज जो अपन बात करने जा रहे हैं वो कल हेडिंग लगा लिया था अपन ने, वो बात करेंगे काउंटर करंट मैकेनिज्म की। काउंटर करंट मैकेनिज्म का मेन उद्देश्य मैंने कल आपको बताया था। क्या क्या उद्देश्य था? पहला उद्देश्य कि ब्लड की आपको पता होनी चाहिए कि ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है, वो होती है 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, और यूरिन की कितनी होती है 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। यानी कि दोनों में फर्क कितने गुना फर्क हो गया? 4 गुना ज़्यादा फर्क होता है। यानी कि ब्लड की 300 है तो यूरिन की कितनी हो गई आपके? 1200। यानी तेजाब जिसे अपन कहते हैं यूरिन को, वो 1200 मिली ऑस्मोल है। अब इस 300 से 1200 पहुंचाने वाला कौन है? इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको पहुंचाने वाले दो चीज़ें, एक तो हेनले का लूप है सबसे बड़ा, और दूसरा है वासा रेक्टा। हेनले का लूप से जो पदार्थ निकलते हैं वो वासा रेक्टा में आ जाते हैं, और वासा रेक्टा से जो निकलते हैं वो हेनले के लूप के अंदर या फिर मेडुला के अंदर जो फ्लूइड होता है, अभी अपन बात करेंगे, जिसको मध्यांशी तरल कहा जाता है या इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहा जाता है, जो मेडुला के अंदर दरो पाया जाता है जहां पर हेनले का लूप उपस्थित होता है। क्लियर? 300 से 1200 करने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है काउंटर करंट मैकेनिज्म, प्रतिधारा प्रतिवाह क्रिया। क्या नाम है? प्रतिधारा प्रतिवाह क्रिया। बोले तो काउंटर करंट। काउंटर करंट का मतलब है हेनले के लूप से अगर फ्लूइड आ रहा है तो वासा रेक्टा उसका अपोजिट चलेगा, तो एक दूसरे के वो क्या चलते हैं? विपरीत द्रव का फ्लो होता है, यानी द्रव जो है विपरीत दिशाओं में बहता है, इसलिए इसको अपन कहते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। ओके, तो सबसे पहले आज अपने कुल मेन चीजें तो कल अपने लिखी थी, कुछ एक दो पॉइंट लिखे थे, आज वापस से एक बार उनको रिवाइज कर लेते हैं। तो पहले तो मूत्र सांद्रित करने की जो प्रक्रिया अपन ने कल लिखी थी, तो उसका अपन ने पहला लिखा था काउंटर करंट मैकेनिज्म। याद कीजिए, काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट मैकेनिज्म, काउंटर करंट मैकेनिज्म। इसका मेन पहले तो ये किस किस के बीच में होती है, यह है बात देख चुके अपन कल, एक फिर वापस बता रहा हूं मैं। ये वासा रेक्टा तथा हेनले के लूप के बीच होती है। दूसरी बात, काउंटर करंट क्यों करें? काउंटर का मतलब होता है अपोजिट। कहते हैं ना, काउंटर फोर्स लग रहा है। मान लो इधर F1 लग रहा है तो इधर F2 लग रहा था, ये एक दूसरे के क्या लग रहे हैं? विपरीत। विपरीत को अपन क्या कहते हैं? काउंटर। ये तो थी बल की बात, लेकिन अभी यहाँ पर बल की बात नहीं करते हुए अपन फ्लो की बात कर लेंगे, है ना। वासा रेक्टा तथा हेनले लूप के बीच फ्लूइड का यानी द्रव का फ्लो यानी बहना, बहाव अपोजिट होता है, अपोजिट होता है। इसे काउंटर करंट कहा जाता है। सीसी का मतलब क्या है? काउंटर करंट कहा जाता है। सीसी का मतलब काउंटर करंट कहा जाता है। यानी कि अगर हेनले का लूप ये है, अपन को बताया, तो फ्लो इधर आ रहा है हेनले के लूप में, और वासा रेक्टा में फ्लो कहाँ जाएगा? अपोजिट। तो ये एक दूसरे के क्या हो गए? ये बहाव इस तरफ है, ये बहाव ऊपर की ओर है, तो ये भी अपोजिट हो गया। तो बात करें, ये भी अपोजिट हो गया। इस वजह से ये क्या कहलाता है? काउंटर करंट। फ्लो जो होता है द्रव का वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। वासा रेक्टा, ये वासा का मतलब वासा रेक्टा ही है भाई। वासा रेक्टा तथा हेनले लूप दोनों ही मेडुलरी, याद करो आप, मेडुलरी पिरामिड, मेडुलरी, जब कॉर्टेक्स वाला भाग किसमें आकर धंस जाता है? मेडुला में। मेडुलरी पिरामिड में उपस्थित होते हैं। किसमें उपस्थित होते हैं? दोनों ही मेडुलरी पिरामिड में। नेक्स्ट, ये मैंने बना दिया मेडुलरी पिरामिड दो साहब, है ना। यहाँ पर आ गया ये बोमेन संपुटक, ये आ गया पीसीटी, ये आ गया हेनले का लूप, और ये आ गया डीसीटी, और ये आकर जाकर खुलती है किसमें? सीटी में। शाबाश, ये सीटी आकर उसमें खुल जाती है रीनल पेपिला में। किसमें? रीनल पेपिला। क्लियर? अब आप देखो इधर,
और इधर से कौन आ रही है, एफरेंट, ये बन गया बोमेन संपुटक। यहाँ से कौन निकली, इफ्रेंट, इफ्रेंट का ये छाता बन गया, ये पूरा इसके चारों ओर जो आवरण बना उसको आपने क्या किया, पेरिटुबुलर नेटवर्क, इसको भी आपने क्या नाम दे दिया, पेरिटुबुलर नेटवर्क। ये तो एफरेंट आर्टीरियोल है, बताइए, ये सब पढ़ चुके हैं कई बार। इफ्रेंट आर्टीरियोल, ये ग्लोमेरुलस है, जीएल निकला ग्लोमेरुलस, ये आ गया पेरिटुबुलर नेटवर्क, ये भी आ गया पेरिटुबुलर नेटवर्क। और यहाँ से इस इफ्रेंट से एक ब्रांच निकलती है, इफ्रेंट आर्टीरियोल से, जो इसके चारों ओर चलती है, जिसका नाम क्या हो गया आपके, ये बताओ मुझे। इसका तो नाम हो गया वासा रेक्टा, और जो ब्लैक वाला है जो नीचे की ओर आ रहा है, ये है हेनले का लूप। क्लियर, तो ये तो आपको पता ही है क्या आ गया, हेनले लूप आ गया। और ये रेड कलर वाला जो ब्लड वाला है वो मैंने क्या बना दूं इसको, मैं वासा रेक्टा। सही बात है, दोनों किस में पड़े हैं, कॉर्टेक्स में, मेडुला में। ये ऊपर वाला भाग है क्या, कॉर्टेक्स, नीचे वाला भाग अपन को पता है डॉट डॉट बना के क्या लिखते हैं अपन, मेडुला। तो सब कुछ सारा ये सिस्टम जो प्रेजेंट है, ये पूरा मेडुलरी पिरामिड जो बनाया अपन ने ना, उल्टा पिरामिड क्या हो या सीधा पिरामिड, सीधा ही है ये, तो उल्टा है, मुझे तो उल्टा दिख रहा है, देखो ध्यान से, है ना। तो अब आप देखो, अपन को पता है ये जो आ रही है, ये किससे आ रही है, बता सकता है कोई मुझे आप में से, ये किस में से ब्रांच निकल के आ रही है, इसका नाम क्या है, रीनल आर्टरी, क्या है, रीनल आर्टरी। और ये क्या आ गई, ऑर्टा, महाधमनी, जिसमें पूरे शरीर में ब्लड आता है। और ये वापस जो जा रही है, ये किस में जाएगी, कोई बताएगा मुझे, ये वापस जाएगी किस में, अंत में जाकर ये क्या बन जाती है, रीनल वेन। और ये क्या है, इन्फीरियर वेना केवा, और ये किस में ले जाएगी, ब्लड को हार्ट में ले जाएगी। तो इस तरह से ब्लड आता है और आवश्यक पदार्थों का अवशोषण होता है। अब आप देखिए इसके अंदर जो द्रव पड़ा है, इसके अंदर, इस मेडुला के अंदर जो द्रव होता है, मेडुलरी पिरामिड के अंदर, ये द्रव जो मैं ब्लू कलर में बना रहा हूँ, ये द्रव है मेडुलरी पिरामिड में उपस्थित द्रव को अंतरकाशी मध्यांश, मध्यांश यानी मेडुला, मध्यांश द्रव, इंग्लिश में इंटर, ये याद रखो आप, इंटर स्टीशियल मेडुलरी फ्लूइड। इंटरस्टिशियल का मतलब है वासा रेक्टा और हेनले के लूप के बीच में उपस्थित द्रव होता है, ये पूरे में उपस्थित होता है, इसलिए पूरे का मतलब है पूरे मेडुलरी पिरामिड के अंदर होता है। अंतरकाशी का मतलब होता है मेडुला के अंदर, मेडुलरी पिरामिड के अंदर इंटरस्टिशियल मेडुलरी फ्लूइड कहते हैं, ध्यान रखना। ये बना, क्लियर, ये बनाइए आप, फिर मैं आपको बताता हूँ किस तरह से काउंटर करंट मैकेनिज्म ऑपरेट होती है। लिखिए फटाफट, नोट कीजिए इसे। हो गया, चलिए अब आप काउंटर करंट मैकेनिज्म के दूसरे पार्ट में आइए। चलिए आगे आइए, अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट, किस तरह से अब डायग्राम बना रहा हूँ वो ध्यान से रखिएगा। ये देखो आप, मैंने क्या बना दिया, बोमन कैप्सूल, क्लियर, सही बात है। बोमन कैप्सूल के आगे कौन सा बनेगा, पीसीटी, ये मैंने बना दी पीसीटी, ये पतला भाग, ये मोटा भाग, थोड़ा गैप बीच में ज़्यादा देना पड़ेगा ना, गैप ज़्यादा, खूब सारी चीज़ें मैं आपको यहीं समझा दूंगा।
ये आ गई पीसीटी, इसके बाद में आ गया हेनले का लूप का ये डिसेंडिंग, ये बन गया लूप। अब वापस बनाते थे अपन इसका असेंडिंग, ये असेंडिंग आ गया, ये पतला था ये मोटा हो गया यहाँ से, ये वापस आगे जाकर क्या बन गई डीसीटी, ये लीजिए ये आ गया थिन, ये आ गया थिक, ये ऊपर की ओर जा रहा है, देखो आप यहाँ जाकर ये मुड़ गया, ये मुड़ गया और ये चला जाएगा इधर, और इधर जाकर कौन सी नली में खुल जाएगा आपको पता ही है, कौन सी नली में ऊपर से कौन सी आ रही है सीटी, ये आ गया सीटी, इधर सीटी, ये आ गई सिटी, ये दीजिए साहब, नाम लिख लेते फटाफट। और इधर वाला पार्ट ये कौन सा हो गया देख लो, हो गया कौन सा कॉर्टेक्स, ये हो गया कौन सा कॉर्टेक्स, और डॉट के नीचे ये कौन सा आ गया मेडुला, क्लियर। और इधर से आएगी वो एफरेंट, ये आई एफरेंट, ये बन गया ग्लोमेरुलस, यहाँ से निकल गई ईफ्रेंट, ये लीजिए ये निकल गई ईफ्रेंट, ये एफरेंट आर्टेरियोल, ये ईफ्रेंट आर्टेरियोल, करेक्ट। आगे क्या अपन को पता है वो पेरिटेबुलर नेटवर्क और ये सब हो जाएगा। और इसके सराउंडिंग बना देता हूँ मैं हेनले का लूप, ये लीजिए ये आ गया कौन हेनले लूप, चलिए सर ये हेनले लूप आ गया। हेनले का लूप यू आकार का होता है, उसी के चारों ओर जो ब्लड वेसल का आवरण पाया जाता है उसको अपन क्या कहते हैं वासा रेक्टा। ये अंत में किस में खुलेगा मैं बता चुका हूँ, ये किधर से ये भी आपको पता है, इधर ही आगे जाकर एक ब्रांच देगी, देखो आप इधर ये आगे चली गई इस तरह से इस तरह से इस तरह से चलती जाएगी आगे, ये लीजिए इफ्रेंट आर्टेरियोल है और इस इफ्रेंट आर्टेरियोल की ही ब्रांच एक आ रही है कौन, इधर से कौन आ रही है निकल कर आपके, तो आपसे कोई पूछ ले वासा रेक्टा किसकी ब्रांच है तो क्या बताओगे इफ्रेंट आर्टेरियोल की ब्रांच है, ये वासा रेक्टा है, वासा रेक्टा ये पता ही हेनले लूप। और इसमें फ्लूइड किधर आएगा इधर आएगा, और हेनले के लूप में फ्लूइड किधर जाएगा इधर, तो एक दूसरे का अपोजिट हुआ कि नहीं हुआ, इसमें भी नीचे की ओर आएगा, इसमें ऊपर नीचे की ओर आएगा, इसमें ऊपर की ओर जाएगा, ये क्लियर। अगली बात, और अपन को ये पता है इसके चारों ओर जो आवरण होगा, इसके चारों ओर ये आवरण जो बनाया ये भी कौन सा है पेरिटुबुलर नेटवर्क, इसके चारों ओर भी जो आवरण बनेगा वो कौन सा पेरिटुबुलर नेटवर्क। तो ये तो बन गया आपने कौन सा पेरिटुबुलर नेटवर्क, परिकेशी के जाल, किस किस के चारों ओर पीसीटी, और ये आगे चली जाएगी दूसरे में, ये लीजिए दूसरे न्यूरॉन नेफ्रॉन में चली जाएगी, ये भी पेरिटुबुलर नेटवर्क, ये आ गया वासा रेक्टा, ये आ गई इफ्रेंट आर्टेरियोल, क्लियर। अब आप देखिए वो समझिएगा इस चीज को, ये वाला पार्ट पूरा कॉर्टेक्स है, ओके। ब्लड की ऑस्मोलिटी कितनी होती है 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, मिली ऑस्मोल प्रति लीटर। और बोमेन संपुटक में जो छनके आएगा उसकी भी कितनी होगी 300 भी, और कॉर्टेक्स में जो द्रव होगा उसको भी कितनी होगी 300। ये देखो कॉर्टेक्स के सारे द्रव की 300 माना हुआ है, ये 300 क्लियर। और पीसीटी के अंदर भी कितनी होगी 300, डीसीटी के अंदर ध्यान रखना यहाँ पर है ना, क्यों होती है इसका कारण बताऊंगा मैं आपको, एडीएच हार्मोन के कारण। अब आप इधर देखिए जैसे ही ये फ्लूइड नीचे आएगा तो अपन को पता है हेनले का लूप जो होता है जो डिसेंडिंग है, ये तो कौन सा नीचे जा रहा है डिसेंडिंग, ये ऊपर जा रहा है असेंडिंग। ये वाटर के लिए परमिएबल होता है, इसलिए कांस्टेंट वाटर क्या आ जाएगा बाहर, वाटर अपने बाहर आता रहेगा। ये देखिए अगर ये कांस्टेंट वाटर बाहर आएगा तो क्या होगा, अंदर की सांद्रता बढ़ेगी, अंदर की सांद्रता बढ़ेगी। जैसे एक ग्लास है उसमें आपने नमक और पानी घोल के रखा है, तो आपने उसमें से पानी निकाल लिया
तो नमक को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया, है ना, क्योंकि ये जल के लिए पारगम्य और लवण के लिए अपारगम्य है। तो पानी कम रहेगा तो लवण की सांद्रता यानी उस द्रव की सांद्रता क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी ना। इस वजह से जो जो नीचे की ओर जाएंगे सांद्रता बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर साल्ट के लिए इम्परमिएबल है, तो यहाँ सांद्रता कितनी होगी 400, यहाँ हो जाएगी 500, यहाँ 600, यहाँ 900, यहाँ आते आते 1000, यहाँ नीचे नीचे पहुँचते कितनी हो गई 1200। 1200 भी इसमें होगी और 1200 ये जो द्रव है यहाँ पे जो द्रव भरा है इसकी भी कितनी हो जाएगी 400, इसके बराबर होगी बिल्कुल पैरेलल 500, 600, जितनी इसके अंदर होगी तीनों में सब में बराबर होगी। वासा रेक्टा हो चाहे हेलने का लूप हो चाहे फ्लूइड हो, ये कितनी होगी 800, ये 1000 और ये नीचे नीचे पहुँचते कितनी हो गई 1200, यहाँ पर भी कितनी है ये 1200। और इधर की बात करें तो आप देखो इसके अंदर भी कितनी हो जाएगी 400, बराबर रहेगी सब में, ये 600, ये 800, ये 1000, ये 1200 और इसकी भी कितनी है 1200। क्लियर। और सेम अब देखो आप ये साल्ट, अब वाटर जो है, वाटर की मात्रा अगर ज़्यादा हुई तो वाटर की मात्रा किस में प्रवेश कर जाएगी, शरीर के अंदर वाटर की कमी है तो किस में वाटर आ जाएगा, बॉडी के अंदर। वासा रेक्टा वापस ब्लड को लेकर का आता है, बॉडी के अंदर ले जाता है, इसलिए वाटर वापस किस में आ सकता है, आपके इसके अंदर आ जाएगा। शरीर के अंदर पानी की आवश्यकता है तो किस में आ जाएगा, वासा रेक्टा के थ्रू वापस आ जाएगा शरीर में। तो वाटर के लिए तो ये क्या पारगम्य, लेकिन साल्ट के लिए अपारगम्य। अब अगली बात देखो, जो एसेंडिंग है ये जल के लिए अपारगम्य, इसलिए वाटर तो बाहर आएगा नहीं, लेकिन साल्ट के लिए पारगम्य। साल्ट से मतलब ये NaCl है, कौन है NaCl, सोडियम क्लोराइड यहाँ पर बाहर आ रहा है कांस्टेंट, देखो आप इधर भी आएगा और इधर भी आएगा, दोनों तरफ आएगा, तभी तो कितनी होगी ऊपर की 400 बराबर रहेगी सब जगह। ये NaCl बाहर आ गया, देख लो ये NaCl बाहर इधर आ रहा है, इधर आ रहा है। लेकिन अगर NaCl की मात्रा ज़्यादा हुई तो क्या हो जाएगा, ये NaCl किस में प्रवेश कर जाएगा, वासा रेक्टा में। ये लीजिए, तो वासा रेक्टा की सांद्रता कितनी हो गई यहाँ पर 400, फिर कितनी हो गई 600, फिर कितनी हो गई 800, फिर होते होते कितनी हो जाएगी 1000 और लास्ट में अंतिम पड़ाव पर कितनी हो जाएगी 1200। तो ये कांस्टेंट किसकी वजह से हो रहा है, इसकी वजह से हो रहा है ये NaCl की वजह से, क्योंकि हमें पता है ये वाला डिसेंडिंग वाला वाटर के लिए परमिएबल है, जबकि एसेंडिंग वाला साल्ट यानी लवण के लिए परमिएबल है, वाटर के लिए इम्परमिएबल यानी अपारगम्य। इस वजह से यहाँ से वाटर बाहर नहीं आ रहा है, केवल क्या आ रहा है, लवण बाहर आ रहा है कांस्टेंट। देखो आप NaCl, ये लवण बाहर आने की वजह से यहाँ की सांद्रता कांस्टेंट बढ़ती जा रही है। और यहाँ पर बाहर क्या आ रहा था, वाटर। अब वाटर तो बाहर आ गया, लेकिन अधिक मात्रा में वाटर है तो वापस किस में आ जाएगा, ये वासा रेक्टा में, और पूरे शरीर में चला जाएगा वापस ही, तो जल की आवश्यकता है। अब आप देखो सेम कहानी यहाँ पर है, तो ये सीटी है, ये नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है हमें पता है, फिर भी इसके अंदर आकर ये खुलता है। लेकिन यहाँ पर जब जैसे यहाँ से ऊपर, यहाँ तो बराबर है, ये जो फ्लूइड है अंदर भरा हुआ, इस फ्लूइड का नाम क्या है, इंटरस्टिशियल मेडुलरी फ्लूइड। ये सारा जो फ्लूइड भरा हुआ है ये सारा किसके अंदर है, हेलने के लूप और वासा रेक्टा, ये सब किसके अंदर है, मेडुलरी पिरामिड के अंदर है। ये सीटी वगैरह ये सब क्या है, किसके अंदर है, मेडुलरी पिरामिड। तो ये जो फ्लूइड है इसका नाम क्या है, अंतरकाशी मेडुलरी द्रव, इसको इंग्लिश में लिखते हैं इंटरस्टिशियल मेडुलरी फ्लूइड। सही बात है, ये जो द्रव भरा है इसका नाम ये है इंटरस्टिशियल मेडुलरी फ्लूइड, जो मेडुलरी पिरामिड के अंदर पाया जाता है, जिसमें वासा रेक्टा, हेलने का लूप और कलेक्टिंग डक्ट होती है। ये कौन सी है, ये जो लंबी पाइपलाइन बनाई अपने कौन सी बनाई है, कलेक्टिंग डक्ट ही तो है, कलेक्टिंग ट्यूबुल कहो चाहे कलेक्टिंग डक्ट कहो, डी कर दो। अब ये भी क्या होती है, जल के लिए प्रारंभिक अवस्था में जल के लिए क्या पारगम्य, तो वाटर बाहर आता रहता है, ये देखो वाटर बाहर आता रहता है, जल के लिए पारगम्य है ये। और सबसे बड़ी बात, ये यूरिया के लिए भी पारगम्य है, यूरिया यहाँ से बाहर निकल सकता है। देखो ये आगे जाकर किस में जाएगा, ये तो यूरिन बनेगा, इसका तो मूत्र में निष्कासित हो जाए। यहाँ पर ये यूरिया है, ये यूरिया बाहर कहाँ से आया, ये कलेक्टिंग डक्ट से आया, कलेक्टिंग डक्ट से आकर वासा रेक्टा में तो जाएगा नहीं, उसके अंदर ऑलरेडी ये सांद्रता ज़्यादा है, लेकिन ये आता था किस में आ जाएगा, आपके अंदर डायरेक्ट किस में एंटर हो जाएगा, ये एंटर हो जाएगा अपने क्या नाम की, हेलने का लूप का जो एसेंडिंग है ना, एसेंडिंग बोले तो ऊपर की ओर जो जा रहा है उसके अंदर चला जाएगा ये। तो यूरिया क्या करेगा, यहाँ जाएगा, वापस घूम के यहाँ आएगा, यहाँ जाके वापस यहाँ आएगा, इस तरह से ये क्या होता रहेगा, कांस्टेंट रोटेट होता रहेगा, ठीक है ना। तो रोटेट होता रहेगा, क्या यूरिया इधर आया फिर इधर गया, यूरिया यूं घूमता रहेगा। ऐसे यूरिया बाहर क्यों आ रहा है कि अंदर की सांद्रता कितनी करनी है, 1200। अंदर की सांद्रता 1200 करने के लिए जिम्मेदार कौन है, सबसे बड़ी बात है 1200 करने के लिए जिम्मेदार दो है, एक तो कौन है यूरिया और दूसरा कौन है NaCl।
इस वजह से इस मेडुलरी पिरामिड की सांद्रता कितनी हो जाती है 1200 मिली ऑस्मोल प्रति लीटर। किसकी वजह से? दो मुख्य आयन है, कौन कौन से? एक तो NaCl और दूसरा कौन सा है? यूरिया। इस वजह से यहाँ पर ये 1200 होती है, अदरवाइज ये 1200 नहीं होती। जो मेन 1200 करने के लिए जिम्मेदार है वो दो आयन है, बार बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। NaCl एंड यूरिया आर रेस्पॉन्सिबल फॉर हाई कंसंट्रेशन। क्लियर? अब देखिए अब यहाँ पर कितनी होगी? 200। बाहर की देखो सब जगह कितनी है? 300 है, लेकिन यहाँ 200। ऐसा क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर क्या होता है? कंडीशनल एब्जॉर्प्शन होता है। बताया मैंने, याद दिखना, कंडीशनल एब्जॉर्प्शन। कंडीशनल एब्जॉर्प्शन का मतलब भी मैंने बताया था, हार्मोन, ADH हार्मोन यहाँ पर एक्ट करता है। इस वजह से क्या होता है? जल की मात्रा ज्यादा निकल जाती है, जल की मात्रा ज्यादा निकल जाती है। इस वजह से जल ज्यादा जाने की वजह से इसको ये क्या हो जाता है? थोड़ा डाइल्यूट हो जाता है, तनु हो जाता है जल जाने की। साल्ट वैसे ही चला गया है ना, तो वाटर बाहर आ गया और सॉल्ट भी बाहर आ जाता है, सॉल्ट भी बाहर आ जाता है। उस वजह से क्या हो जाता है? यहाँ की सांद्रता थोड़ी कम हो जाती है। किसकी अपेक्षा? या वाले। तो देखो आप यहाँ पर 300 है, ब्लड की भी 300, लेकिन ये DCT की 200 है, लेकिन हेनले के लूप के अंदर आप जाओगे तो बढ़ती जाएगी। तो एक बार वापस समझो, यहाँ से ब्लड आता है, छनकर आया, आंसमानिटी की थी 300, पूरे कॉर्टेक्स के 300, लेकिन DCT में 200 है। क्यों? ADH हार्मोन की वजह से, या कंडीशनल यानी परिस्थिति के अनुसार वहां पर सॉल्ट का भी अवशोषण हो जाता है, बाइकार्बोनेट बाहर आ जाता है यहाँ से। तो अब आप देखो ये जीते जाएगा तो क्या होगा? हमें पता है हेनले के लूप का कौन सा है? डिसेंडिंग, और ये है एसेंडिंग। डिसेंडिंग वाला हमने पढ़ रखा है, वाटर के लिए परमेबल और साल्ट के लिए इम्परमेबल, मतलब पारगम्य और अपारगम्य। तो पारगम्य इसलिए वाटर बाहर आ रहा है, तो वाटर बाहर आता है, अंदर की सांद्रता बढ़ रही है, लेकिन वाटर की मात्रा हमारे शरीर में भी जरूरत होती है, तो ये किसमें? वासा रेक्टा में आ जाता है, और वासा रेक्टा वापस इसको किसमें ले आता है? शरीर के अंदर, रीनल वेन की। अभी बताया था मैंने डायग्राम पहले वाले में, रीनल वेन में आता ही है फाइनली। फिर अपन ने बात की NaCl लगातार बाहर आ रहा है ना। ये NaCl इधर जितना होगा, 400 हो गया, 600, 800 इतना हो गया, उसके बाद में एक्स्ट्रा होगा, किसमें आ जाएगा? वासा रेक्टा में, और शरीर में वापस आ जाएगा, और उससे भी ज्यादा हो तो मूत्र के जरिए निष्कासित हो जाएगा। फिर हमने कहा कि जो DCT है यहाँ पर 200 हो जाती है, ध्यान रखिएगा, ये 300 नहीं है, यहाँ पर 200 है, यानी कि ब्लड से थोड़ी कम है 100। क्यों है? इसका कारण मैंने ऊपर लिख रखा है, कंडीशनल, परिस्थिति के अनुसार अब्जॉर्प्शन होता है, सोल्ट का भी होता है, अपने वाटर का भी होता है, प्लस बाइकार्बोनेट का भी होता है। इस वजह से यहाँ पर थोड़ी कम हो जाती है। फिर बात करते हैं अपन, ये वासा रेक्टा और हेनले का लूप एक दूसरे के विपरीत है। फिर हमने बताया CT जो है, इसके अंदर प्रारंभिक भाग में तो जल बाहर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ADH और एल्डोस्टेरोन हार्मोन दोनों कार्य कर सकते हैं, लेकिन मेनली ADH करता है और एल्डोस्टेरोन भी करता है, तो वो सोडियम के लिए होता है। यूरिया बाहर आ गया। यूरिया किस लिए आया? कि अंदर की सांद्रता अभी 800 ही है, इसको कितना करना है? 1200 करना है, इसलिए यूरिया बाहर आया। और यूरिया वापस वासा रेक्टा में तो जाएगा नहीं, क्योंकि शरीर के अंदर तो ऑलरेडी यूरिया पड़ा है, बन रहा है कांस्टेंट। क्लियर? जो एक्स्ट्रा यूरिया को निकालने के लिए तो अपन मूत्र का क्या करते हैं? एक्सक्रीशन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, और यहाँ पर ये यूरिया वापस इसमें आ जाएगा अधिक मात्रा में, तो यूरिया ये घूमता रहेगा। तो दो ही साइकिल है इसके अंदर। एक तो यूरिया साइकिल कहाँ से निकला? CT से मेडुलरी द्रव में आया, फिर हेनले के लूप में चला गया, वापस आ गया, ये घूमता रहेगा ताकि अंदर की सांद्रता 1200 हो। दूसरा साइकिल कौन सा है? NaCl घूमता रहेगा वापस। मान लो NaCl यहाँ पर वासा रेक्टा में प्रवेश कर रहा है, मेरी बात सुनना, या वासा रेक्टा में प्रवेश कर रहा है और घूम के यहाँ से वापस बाहर भी आ जाता है। क्यों आ जाता है? इसका कारण क्या था कि NaCl का वितरण पूरे द्रव में क्या हो जाए? बराबर हो जाए। NaCl का वितरण पूरे द्रव में बराबर हो जाए, ताकि यहाँ NaCl ज्यादा हो जाएगा, तो ये NaCl यहाँ पर क्या आ गए आपके? बोलो, यहाँ NaCl कम हो जाएगा। इसको वितरण करने के लिए भी वासा रेक्टा हेल्प करता है। क्लियर? तो NaCl को घुमा देता है ये, और यूरिया इधर घूमता रहता है CT और हेनले के लूप के बीच में, और वासा रेक्टा के असेंडिंग और डिसेंडिंग के बीच में घूमता रहता है कौन? NaCl। ओके, इस मैकेनिज्म की वजह से यूरिन की कंसंट्रेशन 300 से 1200 हो जाती है। क्लियर? चलिए ये नोट कीजिए आप, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ये है काउंटर करंट मैकेनिज्म। आगे बढ़े। ओके डियर, चलिए ये है काउंटर करंट मैकेनिज्म।
काउंटर करंट मैकेनिज्म। नेक्स्ट, ब्लड की ऑस्मोलरिटी कितनी होती है? आपको पूछ ले, सांद्रता कल बता दिया था मैंने, कितनी होती है? 300 मिली एम छोटा ओ बड़ा ओ स्मॉल प्रति लीटर। और ऐसे फ्लूइड को अपन कहते हैं समप्रसारी। क्या कहते हैं? आइसोटोनिक। बोले तो समप्रसारी। जिसकी सांद्रता ब्लड के बराबर हो वो सारे द्रव समप्रसारी होंगे, यानी आइसोटोनिक। क्लियर? दूसरी बात, बोमेन संपुटक में कितनी होती है? बोमेन संपुटक की सांद्रता कितनी होती है भाई? 300 ही तो होती है बोमेन कैप्सूल की सांद्रता। कितनी? 300। आगे वही मिली ऑस्मोल पर लीटर था, आपको लिखना ही है। तो 300 अगर ये ब्लड के बराबर है तो ये भी क्या हो गया? समप्रसारी हो गया। दोनों समप्रसारी है, दोनों ही क्या है? समप्रसारी है। तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है अपने। चलिए, मिली ऑस्मोल प्रति लीटर, प्रति लीटर। तो ये भी कैसा हो गया भाई? ब्लड के बराबर है। तो ये भी कौन सा होगा? आइसोटोनिक होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। पीसीटी की बात करें, पीसीटी में भी कितनी होती है? 300। तो ये भी कौन सा हो गया? आइसोटोनिक। चलिए, हेनले के लूप की बात करें तो यहाँ तो कितनी होती है? 1200। 1200 क्या हो गया? अति प्रसारी। क्या हो गया? अति प्रसारी। अति प्रसारी क्यों हुआ भाई? क्योंकि सांद्रता क्या हो गई? सांद्रता कितनी हो गई? बोलो बोलो। 1200। इंग्लिश में क्या कहेंगे? अति को ज्यादा को क्या कहते हैं? हाइपरटोनिक। हाइपर यानी ज्यादा, टोनिक यानी लवण वाला बात। और बात करें अपन अब किसकी? डीसीटी की। बताओ डीसीटी में कितनी है? 200। 200 तो क्या हो गया? ये अल्प प्रसारी हो गया। 300 से कम है ना, तो 300 से कम होगा उसको अपन क्या कहेंगे? अल्प प्रसारी। अल्प प्रसारी का मतलब क्या हो गया? अंग्रेजी में क्या बोल देंगे? हाइपोटोनिक। क्या हो गया? हाइपोटोनिक हो गया। यानी कि 300 से कम है वो हाइपो, 300 से ज्यादा है वो हाइपर, और 300 के बराबर है वो आइसो। और अपन सीटी की बात करें तो सीटी में भी मान लो कितनी दी है उसने? 1200 दी है नीचे वाले भाग में। तो आप कितनी हो जाएगी? ये भी क्या हो गया? अति प्रसारी हो गया। अब आपको पता होना चाहिए किसके अंदर कौन सा फ्लूइड है। तो ये भी क्या हो गया? हाइपरटोनिक है। ये भी तो सांद्रता 300 से ज्यादा होती है हाइपर हो जाएगा, 300 से कम होता ही ये जो डीसीटी में हुआ था क्या? हाइपो। क्लियर? और बाकी बराबर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। चलो निको इसे फटाफट। तो आपको पता होना चाहिए किसमें आइसोटोनिक होगा, किसमें हाइपरटोनिक होगा और किसमें बिल्कुल हाइपोटोनिक होगा। लिखिए आप। क्लियर? चलिए, तो काउंटर करंट मैकेनिज्म जबरदस्त है कि नहीं है? इंटरेस्टिंग है, समझने वाली है, बहुत इजी है। बस कभी तो वाटर को निकाल दो और कभी NaCl को निकाल दो। वाटर को निकाल के वासा रेक्टा में पटक दो, थोड़ा मेडुलरी फ्लूइड में पटक दो, और NaCl को निकाल के मेडुलरी फ्लूइड में पटक दो, फिर वासा रेक्टा में डाल दो, फिर वापस वासा रेक्टा से निकाल दो। क्या है ये? एंटरटेनमेंट है। चलिए साहब आगे, काउंटर करंट मैकेनिज्म का उद्देश्य यानी एम क्या है? ये बताओ मुझे तो आप। काउंटर करंट मैकेनिज्म का एम यानी उद्देश्य क्या है भाई इसका? इसका पहला उद्देश्य क्या है वो याद रखना है आपको। पहला है मूत्र को अति सांद्रित बनाना। यूरिन को अति को क्या कहते हैं? हाईली, कहते हैं बहुत हाईली एक्टिव है, हाईली
कंसंट्रेट यानी कि सांद्रित करना। अंग्रेजी में याद रखो रे, काम आई आगे एमबीबीएस में। दूसरा उद्देश्य क्या होगा? इंटरस्टिशियल फ्लूइड, पता है ना कौन सा फ्लूइड? पूरा लिख देता हूं लो, इंटरस्टिशियल मेडुलरी फ्लूइड की सांद्रता यानी कंसंट्रेशन को बनाए रखना, यानी कि इंटरस्टिशियल मेडुलरी फ्लूइड की हाईली कंसंट्रेशन कितनी? 1200 मिलीऑस्मोल पर लीटर बनाए रखना उसको। तीसरा जो होगा वो क्या होगा? थर्ड वाला, जल यानी कि वाटर तथा लवण मुख्य रूप से कौन सा? NaCl का क्या करना? रीअब्जॉर्प्शन करना। करता है कि नहीं करता है भाई? डिसेंडिंग वाला वाटर का और असेंडिंग वाला लवण का। ये मुख्य उद्देश्य है किसके? काउंटर करंट मैकेनिज्म के। ओके, चलिए इसको लिखिए, फिर अपन अगला टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस। जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस। चलिए सब आगे बढ़े। ओके, तो अगला टॉपिक क्या है भाई अपना? वो है जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सवाल पूछता है भाई। तो अगला टॉपिक लगाइए, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस। जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस बहुत सिंपल है, शॉर्ट में इसको अपन बोलते हैं जेजी एपरेटस। हिंदी में का नाम है गुच्छीय आसन्न उपकरण। गुच्छीय आसन उपकरण क्या है? ये देखो, बहुत सिंपल है। देखो होता क्या है, ये मूवमेंट कैप्सूल बना दो आप। ये लो, बना दिया ना। ये क्या बना दिया आपने? PCT। ये एनले लूप, ये बना दी DCT, और ये बनाते हैं अपन CT। क्यों भाई? ये तो बनाते आए अभी तक अपन। अब इसमें थोड़ा सा ये तो समझाने के लिए इसको हेनले का लूप को और नेफ्रॉन को खोल दिया गया। रियल में ऐसा ये नहीं होता तो ऐसा ही है, लेकिन संरचना ये तो समझने के लिए अपन ने इसको अलग अलग कर दिए सारे पार्ट। लेकिन रियल में क्या होता है वो देखो आप। ये आ गया मूवमेंट कैप्सूल, इधर से कौन आती है? एफरेंट। इधर कौन जाती है? ईफ्रेंट। ये लो इधर भी कर देता हूँ, एफरेंट आने वाली और ईफ्रेंट जाने वाली। ये आ गई PCT, ये हेनले लूप। अभी जब DCT जाती है ना इधर से यूँ, तो वापस यहाँ से होकर गुजरती है, इधर से वापस इस ग्लोमेरुलस के पास से जाकर गुजरती है। यानी ये तो कौन है? एफरेंट आर्टीरियोल। ये कौन है? ईफरेंट आर्टीरियोल। सॉरी, नीचे वाली ईफरेंट आर्टीरियोल होगी ना, ये वाली। और ये हो गई ऊपर जाने वाली, कौन हो गई? आपके DCT। तो जब यहाँ से हेनले के लूप से आती है ना वापस ये,
तो डीसीटी वापस किधर, ग्लोमेरुलस की जो एफरेंट आर्टीरियोल है उसके टच होकर निकलती है। हमने तो अभी इसमें तो क्या कर रहे थे अपन, डायरेक्ट इधर आकर सीधा किसमें खोल देते, सीटी में। अब यहाँ से ये डीसीटी जाएगी ना इधर यूं, अब जाकर ये खुलेगी किसमें, सीटी में। कहने का मेरा सेंस ये है कि ये जो डीसीटी है वो वापस किधर से होकर निकलती है, ग्लोमेरुलस के बाहर से निकलती है। इससे कहते हैं यहाँ पर खूब कोशिकाओं का एक विशेष कोशिकाओं का समूह बनता है, उससे कहते हैं अपन क्या, गुच्छीय आसन उपकरण। किस किस के बीच में बनता है ये, एक तो बनता है एफरेंट आर्टीरियोल और दूसरा बनता है किसके बीच में, डीसीटी। इन दोनों के बीच में बनता है एक विशेष प्रकार का उपकरण, उस उपकरण को कहा जाता है क्या, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस। ओके, तो आप फटाफट इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं समझाता हूं आपको। पहले देखो, पहला डायग्राम देखो आप। पहले डायग्राम में कुछ गुंजाइश वाली बात है क्या, कुछ नहीं है। देखो सिंपल जो अपन अभी तक पढ़ते हैं। दूसरे वाले डायग्राम में क्या कर दिया आपने, रियल स्ट्रक्चर बढ़ाई जो इसमें वास्तविक संरचना होती है। क्या, एपरेंट आर्टीरियोल आएगा, पहले नॉर्मल, यहाँ से चेंज किया आपने। डीसीटी है वो डायरेक्ट अपन इसमें क्या खोल रहे हैं, देखो डीसीटी को डायरेक्ट सीटी में खोल रहे हैं। इसमें क्या कर रहे हैं, डीसीटी को यहाँ घुमाकर वापस कहाँ लेके आ रहे हैं अपन, ग्लोमेरुलस के पास में, यानी कि एफरेंट आर्टीरियोल के पास में लेके आ रहे हैं, फिर इसको यहाँ से ले जाते हैं। तो ये यहाँ पर कुछ एक विशेष प्रकार की संरचना बनती है जिसको अपन कहते हैं ग्लोमेरुलर एपरेटस, JGA। क्लियर, ये तो मैंने रफली आपको समझाया है। अब मैं आपको उसका ओरिजिनल डायग्राम समझाता हूँ कि ये कैसे व्यवस्थित है। तो है बहुत ईजी है, लेकिन हमें सिर्फ डीसीटी का थोड़ा सा नॉलेज चेंज करना पड़ेगा कि डीसीटी जो है वो ग्लोमेरुलस के पास से होकर, यानी एफरेंट आर्टीरियोल के पास से होकर गुजरती है ना। तो देखिए आप कैसे डायग्राम बनाता हूं मैं, बाकी की बातें अपन कल करेंगे। वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ज़्यादा डिजाइन बनाने से क्या मतलब है, काम की बात बना लेते हैं। ये आ गई आपकी बोमन कैप्सूल। रेड कलर से अपन बना लेते हैं कौन, एफरेंट। ये एफरेंट आ गई, ये एफरेंट आकर यहाँ गुच्छा बन गया, ये ग्लोमेरुलस बन गया। यहाँ से कौन निकल गई, ये इसका व्यास कम कर देना भाई, एफरेंट। ये एफरेंट आर्टीरियोल, ये कौन सी आ गई, एफरेंट आर्टीरियोल। ये कहने की जरूरत नहीं है क्या है, ये ग्लोमेरुलस ही है। करेक्ट। अब हमें पता है कि आगे जाकर पीसीटी बनेगी, एलने लूप बनेगा, बहुत कुछ बनेगा, लास्ट में क्या बनेगी, डीसीटी। तो मैं डायरेक्ट ले आता ना इसको डीसीटी को यहाँ से। ये आपके आ गई कौन, डीसीटी है। डीसीटी किधर आई वापस, बोमेन कैप्सूल की तरफ, ग्लोमेरुलस के पास से होकर निकल गई। ये जो संरचना आ रही है क्या है, डीसीटी तो है। ये जो घूम के आ रही है क्या है, डीसीटी है। अब यहाँ पर इस जगह विशेष प्रकार की कोशिश संरचना कितनी है, 1 2 ये 3 संरचना यहाँ पर होती है संयुक्त रूप से। ये है रियल में क्या, JGA एपरेटस। किस किस के बीच में बना है, एफरेंट आर्टीरियोल तथा डीसीटी के बीच विशेष प्रकार की सेल्स का समूह पाया जाता है जिसे संयुक्त रूप से JG एपरेटस कहते हैं। क्लियर। अभी इतने बताओ ना जी, किस किस के बीच में, एफरेंट आर्टीरियोल और डीसीटी के बीच में। कैसे बनता है, क्या होता है, ये अपन बात करेंगे कल। ओके, कल JG एपरेटस अपन पूरा पढ़ेंगे। ओके गाइस, थैंक यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड stay in the home and take rest and study well. Thank you.